इंटरनेट, है ना। इंटरनेट का मतलब क्या है? सबसे पहले तो इंटरनेट क्या है, दो शब्दों से मिलकर बना है। देखो, एक इंटर और एक नेट। तो इंटर का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल। और नेट का मतलब क्या होता है? नेटवर्क। तो नेटवर्क भी बताया था ना मैंने, नेटवर्क भी बताया। नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं? तीन। एक लैन होता है, एक मैन होता है, और एक होता है वैन। और लैन का मतलब क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, ऐसा नेटवर्क जो एक बिल्डिंग, एक कॉलेज, एक मतलब एक कैंपस के अंतर्गत जो फैला होता है, कंप्यूटर का नेटवर्क। अब कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है वो भी तो पता होना चाहिए। कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब क्या होता है? जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में जोड़ते हैं किसी माध्यम से, किसके लिए जुड़ेंगे? डाटा के आदान प्रदान के लिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? नेटवर्क। तो नेटवर्क साइज के अकॉर्डिंग हमने देख लिया, जैसे उनका आकार होता है। सबसे छोटा वाला कौन सा? लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बाद आता है महानगर लेवल का। महानगर का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। उसके बाद तीसरा नंबर का जो आता है वो आता है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, अब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या है बताओ जरा। हाँ, महानगर मतलब जैसे कि एक कंप्लीट जो सिटी होती है उसके अंतर्गत कंप्यूटर का जो नेटवर्क है वो क्या कहलाएगा? मेन। जैसे कि केबल टीवी कनेक्शन होता है कि नहीं, जो केबल से कनेक्शन आता है अपने घर में, तो वो पूरी सिटी में फैला होता है, तो वो कौन सा नेटवर्क कहलाएगा? मेन। उसके बाद तीसरे नंबर का हमने देखे थे वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि पूरे विश्व में जो फैला है वो क्या कहलाएगा? वाइड एरिया नेटवर्क। और इसका एग्जाम्पल क्या है? इंटरनेट। तो इंटरनेट को हम क्या बोल सकते हैं? वाइड एरिया नेटवर्क नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने और बहुत सारे नेटवर्क देखे थे। जैसे अगर मैं यहाँ पीडीएफ की बात करूँ इसमें पीपीटी में, तो देखो हमने यहाँ देखे थे, जैसे नैनो नेटवर्क की अगर बात करूँ, बेसिक समझ लेते हैं। जिसे अपन बैंड पहनते कि नहीं हाथों में, तो ये पूरी बॉडी के अंतर्गत मतलब अपने सेंसर को कवर करके चलता है। ठीक है, तो नैनो और बॉडी एरिया नेटवर्क दोनों सेम ही होती है। ये बॉडी के अंदर फिट कर लिए जाते हैं, रहते कि नहीं। कहीं मूवी देखे होंगे, कई जो चिप लगा देते हैं जीपीएस ट्रैकर टाइप बॉडी के लिए, ये अपन ने बैंड पहन लिए। ये होता है ब्लूटूथ वाला पर्सनल एरिया नेटवर्क। लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। लैन से थोड़ा सा बड़ा होता है कैंपस एरिया नेटवर्क, मतलब जैसे कि एक कंपनी है बहुत बड़े क्षेत्र में फैली है, लगभग 2-4 किलोमीटर में, तो वो कहलाएगा क्या? कैंपस एरिया नेटवर्क। फिर आगे ये अन्य चीज़ें आती है। तो यहाँ पे हमने देखे, जैसे लोकल एरिया नेटवर्क की बात करें तो ये केबल कनेक्शन के माध्यम से भी जुड़ता है, दूसरा वायरलेस से भी जुड़ता है। जैसे मान लो राउटर का मतलब होता है, जैसे वाईफाई का जो मॉडेम लगा होता है कि नहीं, उसके माध्यम से हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जोड़ रहे हैं। जैसे ये लैपटॉप है, ठीक है, और यहाँ वाईफाई वाला प्रिंटर भी है, अभी तो केबल से जुड़ा है। तो लैपटॉप है कैसा? वाईफाई रहता है कि नहीं लैपटॉप में? रहता है। और इसमें भी आने लगे आजकल, तो इनको हम केबल से जोड़ सकते हैं और बिना केबल की भी जोड़ सकते हैं। तो ये राउटर के माध्यम से जोड़ सकते हैं, पर ये कितनी जो है दूरी तक सीमित है? एक कंप्लीट कैंपस में। ठीक है, कि दूर ले जा सकते हैं? नहीं। तो एक कैंपस में है, इसका मतलब क्या कहलाएगा? लोकल एरिया नेटवर्क। और दूसरा हमने देखे थे, देखो पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये जो होता है और कम दूरी, और कम दूरी से मतलब जैसे ब्लूटूथ वाला माइक है, ब्लूटूथ वाला ईयरफोन है, ब्लूटूथ वाला प्रिंटर है, ठीक है, मोबाइल है, लैपटॉप है, ये सब क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये इसका मतलब है इसकी दूरी कितनी रहेगी? लगभग 2-4 मीटर। मीटर में रहती है, किलोमीटर में नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया। जैसे एक कंपनी है, कंपनी की सभी ब्रांच सिटी में फैली हुई है, तो सब आपस में किससे कनेक्ट होगी? मेट्रोपॉलिटन एरिया। उसके बाद एक और देखे थे वाइड एरिया नेटवर्क। पूरे विश्व का जो नेटवर्क है वो क्या कहलाएगा? वाइड एरिया नेटवर्क। अब और ओवरव्यू दे देता हूँ मैं यहाँ पे थोड़ी थोड़ी चीज़ों का। जैसे इंटरनेट हमने देख लिए। इंटरनेट मतलब ग्लोबल नेटवर्क। ग्लोबल मतलब जैसे इंडिया है, अमेरिका है और लंदन है, सब आपस में कनेक्ट है कि नहीं? किसके माध्यम से कनेक्ट है? इंटरनेट। और इंटरनेट किस प्रकार का नेटवर्क है? वाइड एरिया नेटवर्क है। उसके बाद हम इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल कर सकते हैं? पब्लिक प्राइवेट नेटवर्क भी आ जाता है, पब्लिक भी आ जाता है, कोई एकेडमिक लेवल का नेटवर्क भी आ जाएगा, बिजनेस लेवल का, और जो सरकारी नेटवर्क है वो भी। तो इन सभी नेटवर्क को मिलाकर क्या बना हमारा? इंटरनेट। इस प्रकार से हम अगर बोले तो नेटवर्क का नेटवर्क क्या कहलाएगा? इंटरनेट कहलाएगा कि नहीं? ठीक है, लोकल से ग्लोबल तक का जो नेटवर्क है वो इंटरनेट कहलाएगा। हमने देखे थे कनेक्शन के लिए कौन कौन सी चीज़ें लगती है, रिक्वायरमेंट। मान लो हमको कंप्यूटर में इंटरनेट चलाना है, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी? आईएसपी। आईएसपी क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मतलब एक ऐसी कंपनी जो हमें इंटरनेट की सेवा प्रदान करती है। उसके बाद उससे हमको कोई प्लान लेना पड़ेगा, कनेक्शन। हमारे घर तक हमको कनेक्शन लाइन बिछाना पड़ेगा, या तो वो वायरलेस हो सकती है या फिर बिना वायर के, मतलब वायर के साथ में हो सकती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? कनेक्शन लाइन। मॉडेम देखे थे अपन ने। मॉडेम जैसे यहाँ मैं बताऊँ तो देखो ये मॉडेम लगा है, और यहाँ इंटरनेट। इंटरनेट से मॉडेम तक लाइन आई है, देखो मतलब इंटरनेट किसके थ्रू चलता है? आईएसपी के थ्रू। तो इंटरनेट तो हो गया पूरा ग्लोबल नेटवर्क।
ये किसी का ऐसा पर्टिकुलर स्वामी होता है किसका, मतलब मालिक होता है इसका कोई क्या? नहीं। जैसे कि हम हो गए, सब लोग हो गए, सब अपने आप में अपनी सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है और उससे चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरनेट को कहाँ तक लाया जाता है? आईएसपी। आईएसपी भी अलग अलग प्रकार की होती है। तो आईएसपी ने अपनी जो इंटरनेट सेवा है वो देखो यहाँ से टेलीफोन लाइन से जारी की है। तो हमारे कंप्यूटर तक आने से पहले एक डिवाइस होती है जिसका नाम क्या है? मॉडेम। तो ये टेलीफोन लाइन को मॉडेम में कनेक्ट करे और मॉडेम से एक केबल निकलकर हमारे कंप्यूटर में आ जाती है। तो यहाँ पे आता है एनालॉग सिग्नल और यहाँ आता है डिजिटल। तो इसका मतलब क्या हुआ? एनालॉग से डिजिटल कर रहा है नहीं, तो मॉडेम क्या करता है? सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, यानी कि कन्वर्ट करके ट्रांसमिट करेगा। तो एनालॉग को डिजिटल में करा, अब वापस भेजेंगे कि नहीं? भेजना पड़ेगा ना। तो यहाँ डिजिटल है और यहाँ एनालॉग है। तो यहाँ से हमने डिजिटल को एनालॉग में किसके थ्रू कन्वर्ट किए? मॉडेम। तो इसका मतलब मॉडेम दो काम कर रहा है, एक तो डिजिटल से एनालॉग और एनालॉग से डिजिटल। तो दोनों काम कर रहे हैं, इसलिए इसको देखो मॉड्यूलेशन मतलब होता है डिजिटल से एनालॉग और डीमॉड्यूलेशन का मतलब होता है एनालॉग से डिजिटल। ऐसे ही इधर भी करता होगा। तो इसका मतलब इंटरनेट चलाने से पहले कौन सी डिवाइस लगती है हमको? मॉडेम। अब नेक्स्ट क्या है? कंप्यूटर लग रहा है। देखो यहाँ कंप्यूटर भी है, ठीक। कंप्यूटर में बिना सॉफ्टवेयर के कोई काम नहीं होता, तो हमको क्या लगेगा? ब्राउजर, जिसे वेब ब्राउजर बोलते हैं। अब ब्राउजर सिर्फ वेबसाइट को दिखाने का काम करता है, पर वेबसाइट को ढूंढकर कौन लाएगा? सर्च इंजन। तो जैसे ब्राउजर गूगल क्रोम हो गया, सर्च इंजन गूगल हो गया, याहू हो गया, विकीपीडिया हो गया, क्या हो गए? सर्च इंजन। अब सर्च इंजन वही चीज लाएगा जो उपलब्ध होगी। तो इंटरनेट में जो भी रिसोर्सेज होते हैं वो वेबसाइट के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अब वेबसाइट होती है तो वेबसाइट कौन कौन सी चीजों में बटी होती है? वेब पेजेस। और वेब पेज बनाने का श्रेय किसे जाता है? एक लैंग्वेज होती है ना, HTML। तो लास्ट में हमको क्या पढ़ना है? HTML। अब यहाँ जैसे हम देखते हैं, देखिए कुछ फायदे हैं तो फायदे बताने की जरूरत नहीं है। कल आप 10 फायदे लिख कर लाओगे, ठीक है। 10 तो वैसे लिख सकते हैं, घाटा भी 10 लिख के लाना। मतलब इंटरनेट से नुकसान 10 और फायदे 10, ठीक है। उसके बाद ये एबुलेशन है, ये तो हमको पढ़ने की जरूरत नहीं। जैसे देख रहे हैं ना, सबसे पहला नेटवर्क कौन सा था? ARPANET। ARPA आधा घंटे बाद, ठीक है। देखो एक नेटवर्क था ARPANET, है ना, सबसे शुरुआत में बना था। जैसे देखो आवश्यकता आविष्कार की जननी हमको पता है। तो ये बना क्यों था? देखो युद्ध चल रहा था उस समय, या फिर अमेरिका सबसे आगे है अभी डेवलप कंट्री में। तो वहाँ पे उसको फील हुआ कि जो भी युद्ध होते हैं उसके लिए इंफॉर्मेशन होती है, उसके लिए कहीं ना कहीं स्टोरेज बनाई जाए। तो देखो स्टोरेज बनती थी, जैसे मान लो यहाँ पे युद्ध हो रहा है और यहीं पे हमने स्टोर करे, हो सकता है किसी ने बम फेंक दे यहाँ पे, तो वो कंप्यूटर स्वाहा। तो उन्होंने एक ऐसी जगह थर्ड पार्टी मतलब वहां भी नहीं रख रहा और इधर भी नहीं रख रहा, यानी कि थर्ड पार्टी की जगह एक जगह ऐसी रखे जहां पे युद्ध हो भी जाए, ब्लास्ट भी हो जाए, तो डाटा क्या रहे? सेफ। मतलब युद्ध से संबंधित डाटा या अन्य चीजों को सेव करने के लिए उन्होंने एक ऐसी जगह बनाए क्लाउड लेवल पे जहां उसको सेव कर सके। तो उसी के लिए उन्होंने बनाया था क्या? ARPANET, ठीक है। मतलब एक स्थायी जगह सेव नहीं हुआ, दूसरी जगह सेव हुआ। ARPANET को अपग्रेड कर करके धीरे से देखो 1980 में देखो HTML बना, URL बना, HTTP बना। ये होता क्या आगे देखेंगे। फिर धीरे धीरे 1982 में देखो वायरस भी बन गया। देखो वायरस बन गया है, 15 साल का जो बच्चा है उनने वायरस बनाया था, स्टूडेंट ने। देखो अमेजन बना, ये अमेजन और ईबे। और इसके बाद देखो वेब क्रॉलर। अभी अपन गूगल क्रोम यूज करते हैं कि नहीं? देखो यहाँ गूगल क्रोम हम यूज करते हैं, ये देखो ये गूगल क्रोम है। ये क्या काम करता है? मतलब कोई भी चीज़ों को दिखाने के लिए एक सॉफ्टवेयर है, किसमें? इंटरनेट में, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या? सर्च इंजन जो बना था वेब क्रॉलर बना था। पर धीरे धीरे देखो 1996 में क्या बना? गूगल क्रोम नहीं बना, अभी भी क्या बना है? गूगल बना। कंपनी जो गूगल है ना, अल्फाबेट इंक, तो वो बना है 1996 में। फिर 2004 में क्या बना? फ्लिकर, जीमेल है, फेसबुक है, बना कि नहीं? फेसबुक 2004 में। फिर 2005 में देखो यूट्यूब जो हम चलाते हैं आज की डेट में, कब बना? 2005 में। फिर ट्विटर अभी चलाते कि नहीं अपन? 2006। अब बना फाइनली 2008 में क्या? गूगल क्रोम। किसने बनाया? गूगल कंपनी ने ही क्या बनाया? गूगल क्रोम। मतलब ये सर्च इंजन था पहले से ही, अब क्या बन गया? उसका ब्राउजर भी बन गया। फिर देखो आगे इंस्टाग्राम, दुनिया भर की चीजें बनते चलेगी। तो ये उसकी क्या है? पूरा जर्नी है, किसकी? इंटरनेट की। उसके बाद आगे और देख लेते हैं अपन कुछ बेसिक चीजें। जैसे इंटरनेट होता है एक चीज है, और एक चीज क्या होती है? इंट्रानेट। इंट्रानेट जो होता है छोटे लेवल पर चलता है। मान लो एक कंपनी है, कंपनी में मान लो अपने जितने एम्प्लॉय है सब लोग उसका यूज कर सकते हैं। कोई अदर पर्सन यूज कर सकता है क्या? नहीं। तो ऐसे चीजों को बोलते हैं, ऐसे कनेक्शन को हम क्या बोलेंगे? इंट्रानेट। और जो ग्लोबल लेवल पे फैला हुआ है, जिसको सब लोग यूज कर सकते हैं। अब मुझे बताओ इंटरनेट यूज करना सरल है या सस्ता है, या फिर इंटरनेट यूज करना सस्ता है?
इंटरनेट। क्यों? क्योंकि हम देखो जरा सा डाटा का जो पैक है वो डलवाते हैं और क्या कर लेते हैं, इंटरनेट को यूज। पर इसको यूज करना कैसा है, कठिन, क्योंकि इसके लिए तो हमको खरीद कर पूरा महीने भर के लिए या साल भर के लिए कंपनी में लेना पड़ेगा, तब इसको यूज कर पाएंगे। तो इसको पूरे ग्लोबल लेवल पे यूज किया जा सकता है और इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में अंतर है, यहाँ पे दिया भी है, हमको ज़्यादा नहीं पढ़ना इसके बारे में, यहाँ अंतर भी दिया है। चलो, तो मतलब एक प्रकार से प्राइवेट नेटवर्क है, लिमिटेड यूजर जहाँ यूज होते हैं वो कंपनी का नेटवर्क यानी कि इंटरनेट कहलाता है, और जहाँ पूरे ग्लोबल में यूज होता है मतलब क्या है, वो इंटरनेट या ग्लोबल नेटवर्क। अनलिमिटेड यूजर जो होते हैं। ग्रोथ देख सकते हैं, देखो ग्रोथ ऐसे डाटा में देखना है कि भाई देखो 1995 में देखो नॉर्मल 16 मिलियन यूजर थे। 16 मिलियन का मतलब समझते कि नहीं, 1 मिलियन मतलब होता है, क्या होता है 1 मिलियन मतलब 10 लाख। ठीक है, तो 16 मिलियन मतलब क्या हो जाएगा, लगभग 1.5 करोड़ के आसपास। ठीक है, तो देखो पूरी वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन 100% रहती है, हमको पता हर समय, तो 0.4% यूज करते थे। अब देखो धीरे धीरे आगे चलते चलते अगर देखें 2022 की बात करें, तो यहाँ देखो जरा डाटा कितना यूजर है, 5,473 मिलियन। और देखो अभी लगभग 70% लोग यूज करते हैं अभी, मतलब 30% छोड़ दो, 30% के अलावा जितने हैं वो सब इंटरनेट का यूज कर रहे हैं कि नहीं। तो देखो जरा कहाँ से कथा शुरू हुई थी हमारी 1995 में, देखो 0.4%, 1% भी था क्या, नहीं, पर वो अभी जुलाई तक कहाँ तक हो गया है, 70%। तो ऐसा हम देख सकते हैं। और दूसरी चीज और देखो, वर्ल्ड की पॉपुलेशन अगर देखें तो 7 बिलियन के आसपास है, देखो 7 बिलियन 8 बिलियन पहुंच गई, बहुत अधिक संख्या हो गई। देखो 2019 का डाटा है ये। तो हम देखें यहाँ पे पूरे वर्ल्ड लेवल पे देखें तो 53% लोग अभी क्या कर रहे हैं, इंटरनेट का यूज कर रहे हैं। पर 2022 के अनुसार 70 होगा कि नहीं, तो हमने 19 के अनुसार देखें। एक दो प्रकार की कंट्री होती है, पता है कि नहीं, एक विकसित देश और एक विकासशील देश। विकसित देश कौन से होते हैं, अच्छा हमारा भारत कौन सा देश है, विकासशील, अभी भी विकास कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ डेवलपिंग कंट्री बोल रहा है, तो डेवलपिंग कंट्री में ओनली 47 यानी 50% के आसपास ही लोग क्या कर रहे हैं, इंटरनेट का यूज कर रहे हैं। आज भी आप गांव में जाओ, ज्यादातर यूजर नहीं मिलेंगे इंटरनेट के, मिलते हैं क्या, सिटी में बस मिलते हैं। पर यही काम अगर हम विकासशील देश की बात करें, देखो वहाँ लगभग 90% लोग इंटरनेट का यूज करते हैं। मतलब जो बहुत ही ज्यादा बच्चे होंगे अभी अभी पैदा हुए वो, और जो जाते ही बहुत ही ज्यादा जो हो गए होंगे ओल्ड, वो यूज नहीं करते। हालांकि ओल्ड वाले तो सभी करते होंगे, पर बच्चे बस नहीं करते होंगे, वो आ जाते हैं हमारे 10% में। तो यहाँ देखो कितनी अधिक संख्या है, तो 90% है ना लगभग। ये 2019 का डाटा है, 2022 की बात करें तो वो हो जाएगा कितना, 90 के ऊपर ही पहुंच जाएगा। चलो आगे चलें, आईएसपी देखे थे अपन ने। आईएसपी मतलब क्या है, इंटरनेट है। इंटरनेट और कंप्यूटर के बीच में कौन सी कंपनी आ गई, एक कंपनी आ गई जो कि इंटरनेट की सेवा को हमारे तक पहुंचाती है, यानी कि ले देखे बोले तो इंटरनेट मीडिएटर के रूप में काम करता है। आईएसपी कर रहा है कि नहीं, इंटरनेट हम सीधे ले सकते हैं क्या, कोई ना कोई कंपनी से हम कनेक्शन लेंगे तभी काम होगा। डायरेक्ट कैसे काम होगा, जैसे मान लो एक प्रोडक्शन कंपनी है, पार्ले जी बनती है, तो आप जहाँ कंपनी है वहीं से आप कुछ चीज़ें लाते क्या, फिर मीडिएटर के रूप में कोई लाकर देता है। जैसे मतलब हमारा जो है कौन सा स्मार्ट जो स्टोर होते हैं ना, अभी बन गया है, ठीक है, शॉपिंग मार्ट जो होते हैं, या फिर किराना दुकान वाले जो भी है, उनके माध्यम से हमारे तक पहुंचता ना, तो उनको हम मीडिएटर नहीं बोल सकते, बोल सकते। तो ऐसे ही आईएसपी क्या है, मीडिएटर है, जो क्या क्या करता है, हमको इंटरनेट से रिलेटेड बहुत सारी सेवाएं देता है। जैसे यहाँ भी देखे आईएसपी मीडिएटर है। इसके अलावा यहाँ भी आप समझ सकते हैं, डायग्राम समझ जाओ ऑटोमेटिक समझ में जाएगा। जैसे बीएसएनएल का हमने एग्जांपल लिया, बीएसएनएल एक कंपनी है, ठीक है, परंतु वो क्या प्रदान कर रही है, इंटरनेट की सेवा। अब ये मत बोलना कि टेलीफोन सेवा जो प्रदान करती है वो आईएसपी होगी, इंटरनेट की सेवा प्रदान करने वाली। तो जो कंपनी इंटरनेट की सेवा प्रदान कर रही है उसी को हम क्या बोलेंगे, आईएसपी। तो अब देखो यहाँ मॉडेम आया कि नहीं, मॉडेम से हमने देखो राउटर लगाया और वायरलेस के थ्रू या वायर से हमने कनेक्ट कर दी सारी डिवाइसेस को। इसके अलावा इसको और नाम से भी बोल सकते हैं, देखो इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइडर या इंडिपेंडेंट सर्विस प्रोवाइडर, या फिर देखो ये सेपरेट होती है किससे, टेलीफोन कंपनी। टेलीफोन कंपनी को आईएसपी बोल सकते हैं हम, नहीं, उससे सेपरेट होती है। पर अगर वो वही कंपनी टेलीफोन सेवा और इंटरनेट सेवा प्रदान करे तो उसको अपन आईएसपी बोल सकते हैं। ठीक है, चलो यहाँ देखो, यहाँ हम देख सकते हैं, देखो हमारा ये घर का नेटवर्क है, ये दिख रहा है, देखो लैन मतलब क्या है, हमारे घर का या ऑफिस का, जिसमें क्या क्या कनेक्ट हो सकते हैं, मतलब एक मोबाइल हो सकता है, लैपटॉप है, टैबलेट है, दुनिया भर की जितनी भी डिवाइसेस सब कनेक्ट हो गई। और ये स्विच मतलब होता है कनेक्टिंग डिवाइस। जैसे यहाँ पीछे देखो लेंस है, जो केबल हम लाते हैं वो स्विच कहलाता है। मतलब एक से अधिक कंप्यूटर को जोड़ने का काम कौन करता है, स्विच। और स्विच तक इंटरनेट सेवा किसने लाया, मॉडेम ने। मॉडेम किससे कनेक्ट होता है,
आईएसपी से, होता है कि नहीं? देखो आईएसपी की सारी सेवाएं दिख रही है। जैसे ईमेल सेवा कौन प्रदान करेगा हमको? आईएसपी। स्विच है इसके अंतर्गत, तो देखो यहाँ पे होस्टिंग सर्विस है, डीएनएस सर्विस है, सब पढ़ेंगे आगे अपन। राउटर होता है। अब ये जो आईएसपी है कहाँ कनेक्ट रहता है? इंटरनेट से रहता है कि नहीं? इंटरनेट भी दुनिया भर की चीजों से कनेक्ट रहता है, ये तो पता हमको। तो इंटरनेट कहाँ कहाँ कनेक्ट होता है? किसी का मान लो ये कोई की कंपनी है, मान लो एक व्यक्ति की कंपनी है, उनने अपना खुद का नेटवर्क लेकर रखा है। तो अभी बताया था मैंने, खुद का नेटवर्क होता है यानी कि इंटरनेट, और जो पब्लिक नेटवर्क होता है उसे बोलते हैं इंटरनेट। तो ये खुद का ही होगा ना, एक कंपनी का है। तो बीच में देखो एक दीवार भी लगी हुई है, इसको बोलते हैं फायरवॉल। फायर का मतलब क्या होता है? अग्नि, और बॉल मतलब दीवार। तो अग्नि की दीवार इस प्रकार से अगर बोले तो कोई अनऑथराइज्ड यूजर यहाँ घुस सकता है। जैसे लॉक लगा किसी घर में, तो किसी को घुसने को बोला जाए, घुस सकता है? तोड़कर घुसेगा, उस समय अगर कोई ने देख लिया तो लफड़ा है ना। तो इसलिए ये दीवार क्या काम करती है? इस नेटवर्क में कोई अनावश्यक यूजर ना घुसे उसके लिए सुरक्षा प्रदान करती है। इसे क्या बोलते हैं? फायरवॉल। ठीक है, अपने कंप्यूटर में भी फायरवॉल होती है। जैसे मैं यहाँ सर्च करके दिखाऊं, देखो यहाँ फायरवॉल एंड नेटवर्क प्रोटेक्शन रहता है। ठीक है, तो हमारे कंप्यूटर को सुरक्षित रखने का काम करते हैं। जैसे डोमेन नेटवर्क है, प्राइवेट नेटवर्क, पब्लिक नेटवर्क। देखो पब्लिक नेटवर्क यहाँ एक्टिव है ये, ठीक, एक्टिव है मतलब राइट का निशान लगा कि इसका मतलब कोई अदर यूजर हमारे कंप्यूटर में घुस सकता है, बिना परमिशन के नहीं घुस सकता। वो कौन करता है? फायरवॉल। अब दूसरा इंटरनेट और कहाँ कनेक्ट है देखो जरा। जैसे गूगल आप देखेंगे, गूगल मतलब यूज करें ना, तो गूगल में जो सर्विस, जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर गूगल ड्राइव का यूज करेंगे हम मोबाइल में गूगल ड्राइव में कोई चीज़ स्टोर कर देते हैं। तो गूगल ड्राइव की जो स्टोरेज होती है वो कहलाती है क्लाउड सर्विसेज। क्या कहलाती है? क्लाउड। जैसे क्लाउड हम बोल सकते हैं बादल, है ना। तो बादल में हम देखते नहीं, हमको कोई चीज़ है, जैसे गूगल में कोई चीज़ स्टोर करे तो वो दिखती है क्या? नहीं, मतलब बादल में है। इस प्रकार उनको हम समझ सकते हैं क्लाउड सर्विसेज। तो यहाँ हमको वही चीज़ें मिलती है, सभी चीज़ें। फिर उसके बाद डोमेन नेम सिस्टम। आपकी कंपनी है, कंपनी के जो जानकारी आप इंटरनेट में डालना चाहते हैं, तो कैसे डालोगे बताओ? मतलब आपकी कंपनी के बारे में दूसरे भी जाने। जैसे माखन लाल की वेबसाइट देखी था अपन ने कल, तो वो वेबसाइट को वो उनने डाला गया होगा ना, कि वैसे ही आ गए हमारे पास। डालें किस फॉर्म में डालेंगे? वेबसाइट के फॉर्म में। वेबसाइट को डालने के लिए कहीं ना कहीं स्टोर, जैसे मान लो आप कहीं जाते हो तो रहने के लिए जाओगे, तो आपका कोई रिश्तेदार चाहिए कि नहीं? रिश्तेदार चाहिए तो आप जाकर रहोगे, तो आप उनके लिए क्या कहलाओगे? गेस्ट। और वो आपके लिए क्या हो जाएंगे? होस्ट। होस्ट ही कहलाएंगे। जो आपका मतलब मेहमान नवाजी करता है वो कहलाएगा होस्ट, और जो आप खुद होगा वो हो गया आप गेस्ट। तो सिंपल सी बात है, जहाँ हम जाएंगे वो तो रिश्तेदारी हो गई। पर हम किसी के घर में रहते, मान लो रूम रेंट से, तो हमको रहना पड़ता है, तो उसके लिए किराया भी देंगे कि नहीं? देंगे ना। और कहाँ के व्यक्ति रह रहा है, कौन रह रहा है, अपनी एक पहचान रहती कि वैसे रूम दे दी उन्होंने हमको। पहचान मतलब एक पहचान भी रहेगी और एक हमारा जगह भी रहेगी। तो जगह के लिए हम खर्चा पानी देते हैं कि नहीं? ठीक है। तो यहाँ पे वेबसाइट का एक नाम होता है, नाम जैसे कि अगर यहाँ देखें, जैसे वेबसाइट मैंने कल बताया था mcu.ac.in, यही देखते हैं अपन mcu.ac.in। आगे क्या लग जाता है? www.mcu.ac.in। ये नाम किसका है? माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी का। ये नाम और कोई ले सकता है क्या? क्यों? क्योंकि ये पहले से रजिस्टर्ड है। तो ये नाम उसको प्रोवाइड किया गया है किसके द्वारा? डोमेन नेमिंग सिस्टम, एक जो है संस्था, उसके द्वारा। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, नहीं देखो, द डोमेन नेमिंग सिस्टम। ये कंप्लीट सिस्टम जो है यही काम करता है नेम प्रोवाइड करने का। जैसे हमको एक नाम दे दिया उन्होंने, उस नाम का दूसरा व्यक्ति उसमें आ सकता है? अभी रियल लाइफ में तो हमारा सोनू मोनू गोलू कुछ भी हो सकता है, पर वही अगर इंटरनेट में चला जाए दूसरा हो सकता है? नहीं होगा। तो उसे बोलते हैं क्या? ये यूआरएल होता है, इसको डोमेन नेम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डोमेन नेम। और डोमेन नेम कौन सी जो सिस्टम है वो करके देता है हमको? डोमेन नेम सिस्टम। अब एक और चीज, स्टोर करना पड़ेगा कि मतलब कहीं ना कहीं ऐसी जगह स्टोर करना पड़ेगा। मान लो आपके कंप्यूटर में वो वेबसाइट है, तो कोई व्यक्ति उसको सर्च करके ढूंढ सकता है? नहीं ढूंढ सकता। क्यों? क्योंकि आपका कंप्यूटर 24 घंटे इंटरनेट से कनेक्ट रह सकता है? नहीं, आपका कंप्यूटर 24 घंटे इंटरनेट से कनेक्ट रह ही नहीं सकता। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि बिजली गायब हो जाए, कुछ भी है, तो आपको सब चीज़ें सिस्टम करना पड़ेगा। तो आप उतना खर्चा करने की बजाय एक ऐसे सर्वर को दे देते हो सिस्टम को जहाँ वो ऑनलाइन रहता है, तो उसे क्या बोलते हैं? सर्वर। और सर्वर में हमने क्या कर दिए? स्टोर। स्टोर करे तो हम उसको पैसा देंगे कि नहीं? जगह लेंगे, पैसा देंगे कि नहीं? 10 GB 20 GB कितनी जगह ले रहे हो वो आपके ऊपर है। तो उसे बोलते हैं होस्टिंग चार्ज। क्या बोलते हैं? चार्ज। तो डोमेन नेम, ये डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन होता है, साथ में क्या होती है? होस्टिंग। इसका मतलब हमारी पहचान के लिए एक नाम भी होना चाहिए, और जहां हमारी नाम के साथ में हमारा पूरा डाटा रखा जाएगा उसे बोलेंगे होस्टिंग। और होस्टिंग के लिए हमको क्या देना पड़ेगा? चार्ज। तो देखो ये पूरा सिस्टम समझ में आया। देखो लोकल नेटवर्क हमारे घर का मतलब यहाँ तक अगर हमको कोई चीज़ देखना है तो इन सभी चीज़ों से कनेक्ट है हम। तो देखो ये इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए हमको परमिशन चाहिए। कौन है बीच में? फायरवॉल।
ये इंटरनेट से हम कनेक्ट हो सकते हैं, किसके थ्रू होते हैं, आईएसपी के थ्रू। हमको क्या क्या सेवाएं मिल सकती है, डोमेन नेम सर्विस मिल सकती है और क्लाउड सर्विसेज, ठीक है। अब जैसे यहाँ देखें तो आईएसपी 3 प्रकार की दिख रही है आपको, देखो टायर 1, टायर 2 और टायर 3। तो टायर 1 सबसे बड़ी होगी, नाम से ही है कि भाई टायर 1 टॉप लेवल के अधिकारी मतलब बड़, फिर सेकंड लेवल के उससे छोटे, थर्ड लेवल के उससे भी छोटे। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा समझो। यहाँ पे देखो, यहाँ आपको क्या दिख रहा है, पूरा वर्ल्ड मैप दिख रहा है। वर्ल्ड मैप में जितना भी समुद्र वाला एरिया है, दिख रहा है समुद्र वाले एरिया, पता है नहीं, महासागर, ये देखो महासागर एरिया जितना भी है वहाँ पे आपकी कौन सी आईएसपी काम करती है, टायर 1, ठीक है। टायर 1 मतलब बड़ी बड़ी फाइबर ऑप्टिक केबल कहाँ बिछी हुई है, समुद्र के अंदर। अब यहाँ से जो इंटरनेट सेवा है वो कहाँ तक लाया जा रहा है, महाद्वीपों तक, महाद्वीप और कंट्री तक। जैसे मान लो यहाँ से अगर हमने इंडिया तक लिया है, इंडिया में आपको पता है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो इंडिया तक लाने का काम कौन सा करता है, एक आईएसपी होती है सेकंड नंबर की, जिसे हम बोलते हैं टायर 2, ठीक है। उसके बाद एक और देखो, अगर इंडिया में आ गया है तो हर एक स्टेट तक और हमारे घरों तक कोई ना कोई इंटरनेट पहुंचाएगा कि नहीं, तो उसको पहुंचाने का काम करती है टायर 3। नीचे दिख रहे हैं सबसे नीचे, सबसे नीचे, यानी कि टायर 3 जो होती है सबसे छोटी होती है, टायर 1 सबसे बड़ी। अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे ये आईएसपी बिछी हुई है अंदर, है ना, तो एक ही आईएसपी ने पूरे विश्व को संभाल लिया होगा क्या, नहीं। यहाँ अलग आईएसपी होगी, यहाँ अलग होगी, मतलब ये यहाँ जो प्रशांत महासागर है वहाँ अलग आईएसपी हो गई, यहाँ पे भी अलग, यहाँ उत्तरी अटलांटिक में भी अलग हो गई, यह आर्कटिक ओशियन में अलग हो गई, इंडियन ओशियन में अलग होगी, और ये प्रशांत महासागर का ये वाले एरिया में अलग हो गई। अब सब आईएसपी एक दूसरे से कनेक्ट होगी कि नहीं बताओ, तभी तो विश्व का नेटवर्क कनेक्ट है। पता चल रहा है इंटरनेट से यहाँ भेजे हमने, दूसरे महाद्वीप तक गया ही नहीं, तो कैसे पॉसिबल होगा, जब ये सब आपस में कनेक्ट होगी। तो देखो एक चीज देखो, यहाँ पे एक टायर 1 यानी कि एक बड़ी आईएसपी दूसरी बड़ी आईएसपी से कनेक्ट होती कि नहीं, कैसे कैसे होती, देखो जरा, ये महासागर की आईएसपी इससे होगी कि नहीं कनेक्ट, होगी ना। तो टायर 1 से कनेक्ट हो सकती कि नहीं, हो सकती। अब टायर 1 देखो, टायर 1 मतलब सबसे बड़ी आईएसपी इस महाद्वीप या कंट्री वाले नेटवर्क से कनेक्ट रहती कि नहीं, इसका मतलब ये वाली टायर 1 हो गई और ये वाली क्या हो गई, टायर 2 हो गई कि नहीं। तो देखो यहाँ फिर से देखो, टायर 1 से भी कनेक्ट हो सकती है, टायर 1 टायर 2 से भी कनेक्ट हो सकती है, ठीक है, और ये वाली जो है इससे भी कनेक्ट हो सकती है। अब एक चीज और है, यहाँ देखो फिर से, यहाँ अगर हमने एक देश ब्राजील है या फिर इंडिया है, इंडिया से बांग्लादेश तक नेटवर्क पहुंचाना, तो एक फिर से कनेक्ट चाहिए कनेक्शन, तो यहाँ एक आईएसपी है टायर 2 और यहाँ पे भी एक आईएसपी है टायर 2, तो दोनों आपस में कनेक्ट होगी कि होगी। तो यहाँ फिर से देखो टायर 2 से भी कनेक्ट हो सकती है, इसका मतलब टायर 1 टायर 2 से भी कनेक्ट हो सकता है और टायर 2 से भी कनेक्ट हो सकता है। पर छोटे नेटवर्क में जाने के लिए टायर 3 चाहिए कि नहीं, तो टायर 2 किससे कनेक्ट होगा, टायर 3। अब एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक नेटवर्क पहुंचाना, तो ये दूसरे भी आपस में कनेक्ट होंगे कि, तभी तो पूरा विश्व का नेटवर्क बन रहा ना। तो इस प्रकार से आईएसपी, एक ही आईएसपी काम नहीं करती, तो पूरे दुनिया भर में आईएसपी का क्या बिछा हुआ है, जाल, ठीक है। तो सबसे बड़े लेवल पे जो काम करेगी उसे बोलेंगे टायर 1। उसके बाद जो कंट्री लेवल पर काम करेगी, कनाडा हो गया, यूनाइटेड स्टेट हो गया, ब्राजील हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, इसमें कौन सी आईएसपी काम करेगी, टायर 2। और हमारे तक इंटरनेट कौन प्रदान करता है, टायर 3। समझ में आ गया, 3 प्रकार की आईएसपी होती है, बस हमको ध्यान रखना, ज्यादा रटना नहीं है। ये भी समझ सकते, देखो ये देखो ऊपर टायर सबसे बड़ा नेटवर्क, फिर कनेक्ट हो गया हमारे पास तक आ गया, देखो ये कंज्यूमर तक, इतना ज़्यादा वो नहीं करना है, बस हमको ये लेवल याद रखना है, या फिर इतना सिंपल भी याद रख सकते हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ी, फिर टायर 2, फिर टायर 3। अगर इसको दूसरे महाद्वीप मतलब दूसरे महासागर से कनेक्ट करना, तो ये भी कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब एक ही टायर 2 दूसरे से भी कनेक्ट हो सकता है, 2 से कनेक्ट हो सकता है कि नहीं। तो इस प्रकार से ये काम करता है। अब नाम अगर पूछ लिया जाएगा, नाम भी पता आपको, देखो बड़ी आईएसपी में टाटा है, रिलायंस है, भारती है, बीएसएनएल है, ये सब इंडियन इंटरनेट है। अगर फॉरेन की बात करें, देखो यूएस की देख सकते हैं आप, है ना, उसके अलावा किसकी देख सकते हैं, सिंगापुर की, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की। तो ये ज़्यादा अभी दिमाग नहीं लगाना। अब पूछा जाएगा आईएसपी क्या क्या सेवाएं हमको देती हैं, तो इंटरनेट देती, सबसे पहली चीज़ हो गई। ईमेल देती कि नहीं, ईमेल सर्विस देती है। होस्टिंग सर्विस अब भी देखे थे, देती है ना। डोमेन नेम की सर्विस देती है। डायल अप एक्सेस एक इंटरनेट सेवा है, मतलब हम डायल करके इंटरनेट ले सकते हैं, किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, मतलब आईएसपी के थ्रू। और लीज लाइन मतलब होता है ठेके पे इंटरनेट, जैसे बैंक का नेटवर्क होता है कि उनका खुद का नेटवर्क होता है, उसे बोलते हैं लीज्ड लाइन, ठीक है। तो ये समझ में आया, इनको हमको डिस्क्राइब करना है अपने मन से, बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे पढ़ के सब समझ में जाएगी। अभी केबल वगैरह तो हमने पहले पढ़ लिए हैं, किसमें, फंडामेंटल में। देखो ये केबल होती है कोएक्सियल केबल,
कौन सी होती है? कोएक्सियल केबल होती है। और ये वाली केबल कौन सी होती है? ये वाली केबल ये भी कोएक्सियल केबल है। अब देखो यहाँ पे जो नेटवर्क आपने देखा होगा, इस प्रकार की केबल देखे कि नहीं बताओ मुझे? देखे ना, कॉपर वायर रहता है अपने घर में, डिश टीवी वगैरह नेटवर्क है, वो किस में काम करता है? इसी में काम करता है, ठीक है। अच्छा, फाइबर ऑप्टिक केबल जो होती है, फाइबर ऑप्टिक केबल में आपको देखना होगा ये जो लाइट होता है, लाइट आप देखें, लाइट आपने यहाँ ऑन करे पूरे कमरे में फैल जाता है कि देर लगती है? नहीं। तो ऐसे ही इसमें लाइट के थ्रू एक डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट किया जाता है। किसके थ्रू? फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू। अब बताइए मुझे, ये कोएक्सियल केबल ज़्यादा फायदेमंद होगी कि फिर फाइबर ऑप्टिक? पर महंगी भी तो आएगी, मतलब वो महंगी आ रही, साथ साथ में सर्विस भी अच्छी दे रही है, ठीक है। तो फाइबर अलग है, ठीक है, कोएक्सियल अलग है। और उसके बाद ट्विस्टेड पेयर यूज होती है, जैसे ये दिख रहा है ना आपको, ये वाला, इसमें ट्विस्टेड पेयर है। ट्विस्टेड मतलब दो तार ऐसे गुथे हुए रहते हैं, है ना। चलो आगे चलें। DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन इंटरनेट के प्रकार है, ये हमको ज़्यादा ध्यान नहीं देना। सैटेलाइट का मतलब होता है, सैटेलाइट मतलब उपग्रह, जानते हैं ना उपग्रह? घर में डिश टीवी रहती कि नहीं, छतरी मिलाते हैं, है ना। तो छतरी मिलाते हैं, कहीं ना कहीं एक सिग्नल मिलाते हैं, तभी कैच करता है, वैसे कर लेता। तो मतलब वो सैटेलाइट कहीं रखा हुआ है 45,000 मील्स ऊपर, ठीक है, मतलब किसकी? पृथ्वी की कक्षा में। तो वहां से उसको सेट करते हैं, तभी हमारा जो है कनेक्ट हो पाता है। उसी प्रकार वैसे ही हम इंटरनेट की सेवा को लेते हैं। जैसे ये नेटवर्क कहाँ काम आएगा बताओ जरा? सैटेलाइट इंटरनेट ये काम आता है पहाड़ी क्षेत्रों में। जैसे मान लो पूर्वोत्तर क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड है, मिजोरम है, उधर इंटरनेट बिछाना काफ़ी कठिन होता है। तो वो क्या करते हैं? सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं। मतलब जहाँ पहुँच नहीं हो पाती वहाँ पे इस प्रकार का इंटरनेट काम आता है, ठीक है। ये अच्छा, बैंडविड्थ बताओ मुझे, घर में शटल होती है, नल आता तो देखते ही नहीं। और कुछ पाइप ऐसे होते हैं जो ज़्यादा तेज पानी फेंकते हैं, और कुछ पाइप ऐसे हैं जो कम फेंकते हैं। तो जैसे हम ज़्यादा मोटा पाइप अगर अटैच कर लेते हैं मेन लाइन से, तो उसमें ज़्यादा पानी आएगा कम, और पतला पाइप अटैच करें तो कम। तो पानी के प्रेशर को हम बोलेंगे भाई प्रेशर आ रहा है। ऐसे ही इंटरनेट में कितनी स्पीड से इंटरनेट आ रहा है उसे बोलते हैं बैंडविड्थ। क्या बोला जाता है? जैसे पानी के जो पानी आता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेशर। उसी प्रकार इंटरनेट कितनी स्पीड से आ रहा है उसे बोलते हैं बैंडविड्थ। तो इसमें बताओ मुझे, इसमें कम है कि इसमें कम है? तो देखो, लो बैंडविड्थ यानी कि कम प्रेशर, हाई बैंडविड्थ मतलब अधिक प्रेशर। तो बैंडविड्थ समझ में आया? पानी का प्रेशर होता है, वैसे इंटरनेट का बैंडविड्थ होता है। बैंडविड्थ की स्पीड होती है कि नहीं, मतलब एक प्रकार से इंटरनेट की स्पीड को ही हम क्या बोलेंगे? बैंडविड्थ। अब बैंडविड्थ अलग अलग चीज़ों के लिए काम आती है। जैसे मान लो आपको फुल HD में क्या करना है, जैसे यहाँ देखो क्या करना है आपको, आप वीडियो कॉल करते कि नहीं? करते हैं ना, किसमें? व्हाट्सअप वगैरह। अगर अच्छे से नेटवर्क नहीं मिल रहा है तो आपका जो वॉइस है या फिर जो वीडियो है वो कटेगा, कटेगा कि नहीं? तो आपको 3 MB पर सेकेंड यानी 720p वीडियो कॉलिंग, देखो जूम मीटिंग, इसके लिए काम आता है। मतलब 3 MB पर सेकेंड, इतना स्पीड होना चाहिए। और काम है तो देखो ब्रॉडबैंड होता है, इससे ज़्यादा देखो नीचे 0.5 Mbps है, तो लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह होती है। 150 KB देखो यहाँ सबसे कम है, और सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? यहाँ 25 MB है। इसका मतलब है कि आप 4K वीडियो, 4K मतलब समझते हैं? K का मतलब 1000 और 4K मतलब 4000, यानी कि 1080 हो गए कि नहीं? 1080 मतलब 1K, और 4K मतलब 4000p, मतलब DPI, जो अच्छी क्वालिटी में दिखता है कि नहीं, उसे बोलते हैं 4K, ठीक है। तो 25 MB चाहिए उसके लिए मिनिमम। तो ये स्पीड है, ये क्या दिख रही है? स्पीड। इसी को हम क्या बोलेंगे? बैंडविड्थ। क्या बोलेंगे? बैंडविड्थ। देखो चेक करना दिखाता हूँ मैं अभी आपको। यहाँ पे अपन इंटरनेट की स्पीड चेक करते हैं। इंटरनेट स्लो चल रहा है यहाँ पे, चल रहे हैं, सभी लोग लगे ना उसमें अभी। इंटरनेट कनेक्टिविटी तो अलग अलग प्रकार के होते हैं, इनको हमको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है अभी, है ना, पढ़ लेंगे हम। सिर्फ प्रकार होते हैं इंटरनेट के, जैसे अभी सैटेलाइट देखे थे कि नहीं, VSAT भी उसी प्रकार का होता है। अब URL समझो, URL का मतलब क्या होता है? ये देखो दिख रहा है, www.internet.com। ये कंप्लीट जो एड्रेस है वो कहलाता है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अभी कहाँ टाइप करेंगे हम? यहीं टाइप करेंगे ना, तो इसे बोलते हैं URL बॉक्स। क्या बोलते हैं इसको? URL बॉक्स, ठीक है। अभी कितनी चीज़ों से मिलकर बना है, जैसे हम अगर देखें यहाँ पे, जैसे यही देखो, ये HTTP क्या है? प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मतलब क्या होता है? जैसे मान लो इस कंप्यूटर से अगर मैंने, आप बैठिए कहीं पे भोपाल में, आपको भेजा हूँ क्या? एक मेल, तो वो आपके पास ही जाएगा, ये कैसे पता चलेगा? मतलब पता भी चलेगा कि बात नहीं है, चल भी जाता है, जाता है कि नहीं? जाता है ना। अब उस कंप्यूटर के अलावा रास्ते में कितने कंप्यूटर मिले होंगे उसको? हजारों मिले होंगे।
अब उसको लगा कि भाई वो आगे नहीं जाता, मैं इधर ही रुक जाता हूँ, तो ऐसा हो सकता है कि नहीं? हो सकता है, पर होता है क्या? नहीं, क्यों नहीं होता? वो एक नियम से बंधा हुआ है, उसी नियम को बोलते हैं प्रोटोकॉल। तो एचटीटीपी भी क्या है? एक प्रकार का प्रोटोकॉल। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो हम लेफ्ट साइड में चलेंगे, चलते हैं, और अगर इधर मुड़ना है तो इंडिकेटर देंगे, इधर भी मुड़ना है तो इंडिकेटर देंगे, रोकना है तो हम डबल इंडिकेटर देंगे। बहुत सारे नियम है कि नहीं? तो गाड़ी चलाने के जिस प्रकार नियम होते हैं, वैसे ही हमारे इंटरनेट में काम करने के क्या होते हैं? नियम होते हैं। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल बहुत सारे प्रकार के होते हैं। जैसे खाना खाने के भी नियम होते हैं कि नहीं? गाड़ी चलाने के भी नियम, सुबह उठने के भी नियम, एक्सरसाइज करने के भी नियम, हर चीज़ों का नियम होता है। तो इंटरनेट का क्यों नहीं होगा? तो इंटरनेट में भी ईमेल भेजते कि नहीं? ईमेल के लिए अलग नियम, फाइल अपलोड करते हैं नियम, डाउनलोड करेंगे नियम, हर चीज़ के लिए क्या लगेगा? नियम। उन्हीं को क्या बोला जाता है? प्रोटोकॉल। सीधे नहीं बोल सकते इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है? तो इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है? HTTP। WW क्या है? देखो, इंटरनेट में जो भी चीज़ें अवेलेबल है वो कहीं ना कहीं स्टोर होगी कि नहीं? होगी। तो ये WW जो है टिम बर्नर ली ने बनाया, इसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ये जो होता है बड़े स्तर का डाटाबेस है, कोई भी चीज़ इसके बगैर काम नहीं करती। जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे हम जब भी टाइप करते हैं तो कोई ना कोई जो मतलब एक प्रकार से जो वेबसाइट हम टाइप करते हैं उसके सबसे पहले क्या लगता है? मतलब ये लगे बगैर काम होता है क्या? नहीं। तो इसका मतलब क्या है? ये बड़े स्तर का डाटाबेस है, वेब बोल सकते हैं, इंटरनेट, ठीक है? उसके बाद ये कॉलन लगा है तो अलग बात हो गई। अब ये देखो, ये क्या है? कंपनी, संस्था या जो भी है इसका नाम है। जैसे यूट्यूब चैनल है, उसका ये नाम है, उसकी कंपनी का जो भी है। तो ये पहचान है कि नहीं? मतलब किसी संस्था, किसी ऑर्गेनाइजेशन की क्या होती है जो यूनिक पहचान बनाती है, उसे बोलते हैं डोमेन नेम। हालांकि पूरा वो यूआरएल कहलाता है, पर इसमें क्या है? ये पर्टिकुलर डोमेन नेम। और ये क्या है? ये भी तो डोमेन नेम है, पर ये डोमेन नेम का प्रकार है। जैसे कॉम का मतलब क्या होता है? कमर्शियल। .edu का मतलब एजुकेशनल। .gov भी आता है। .gov मतलब गवर्नमेंट टाइप का। .mil आता है मिलिट्री टाइप का। .nic आता है ना? तो ये अलग अलग प्रकार के क्या है? ये जो डोमेन नेम है इसका एक प्रकार होता है, समझ गए? चलो आगे चलो जरा, HTTP के बारे में पढ़ेंगे अपन अभी। अच्छा, कल मैंने पोर्टल बताया था। पोर्टल का मतलब क्या है? जैसे एक इसका उदाहरण लेते हैं। अब देखो, आपको मकान बनाना है। मकान बनाना तो सरिया है, ईंट है, गिट्टी है, पाइप है, ठीक है? इसके अलावा टाइल्स है, देखो गारा बनाने वाली मशीन है, बालू है, सीमेंट है। ये सभी चीज़ें आपको अलग अलग दुकान से लाना पड़ेगा कि नहीं? पर आपको एक जगह ऐसा मिल जाता है, मटेरियल सप्लायर एक जगह रहता है। तो मटेरियल सप्लायर मिलता है तो ये सब चीज़ें आपको प्रोवाइड कर देगा कि? तो मटेरियल सप्लायर सब चीज़ों का कॉम्बो है। जैसे हमने शॉपिंग मॉल देखे थे, शॉपिंग मॉल सब चीज़ों का कॉम्बो है। वही चीज़ हमको अलग अलग दुकान में मिलती है, पर शॉपिंग मॉल में कॉम्बो मिल जाती है। तो शॉपिंग मॉल में भटकना पड़ता है हमको? नहीं। उसी प्रकार एक वेबसाइट होती है, ठीक है? वेबसाइट होती है, जैसे आपने MP ऑनलाइन देखी हो, एक वेबसाइट होती है जैसे www.mponline.gov.in। ये तो वेबसाइट का एड्रेस हो गया कि नहीं? पर इसके अंतर्गत ओनली एक ही सर्विस नहीं रहती, इसके अंदर हमको बहुत सारी सर्विस रहती है। यानी कि यहाँ पे हर एक विश्वविद्यालय की साइट कनेक्ट है, यहाँ पे बिल भुगतान कर सकते हैं, ठीक है? जितनी भी चीज़ें हैं, कोई आपको काउंसलिंग करना है, दुनिया भर की चीज़ें कहाँ कनेक्ट है? इस MP ऑनलाइन में। इसलिए इसको बोलते हैं मध्य प्रदेश सरकार का पोर्टल। भारत का भी हो सकता है, कहीं का हो सकता है, पर पोर्टल का मतलब क्या होता है? एक से अधिक वेबसाइट या एक से अधिक काम जहाँ किए जाते हैं उसे क्या बोलेंगे? पोर्टल। रहता एक प्रकार की वेबसाइट है ना? और वेबसाइट क्या होती है वो देख लिया अपन ने। जैसे यहाँ देखो, पोर्टल स्टूडेंट एंड फैकल्टी पोर्टल है। तो स्टूडेंट को, फैकल्टी कहीं भी नहीं भटकना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें उसको कहाँ मिल जाएगी? उस एक जगह पे। पेशेंट है, जैसे हॉस्पिटल में आप गए हो कहीं पे, तो उसकी वेबसाइट है, तो उसके लिए यहाँ पे है, ठीक है? इंट्रानेट है, एक्स्ट्रानेट है, इसके अलावा बैंकिंग से रिलेटेड है, गवर्नमेंट से रिलेटेड है, वेंडर पोर्टल है। तो सबके लिए क्या है? पोर्टल हो सकते हैं। चलो, इंटरनेट की सर्विस तो पता आपको, बहुत सारी सर्विसेज होती है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब होता है जैसे आप फेस टू फेस किसी से बात करते हो वीडियो कॉलिंग के माध्यम से, वीडियो और साथ में ऑडियो रहता है कि नहीं? कि फिर बस ऑड बजाते रहते हैं, मतलब सुनाई भी देगा ना? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब होता है वीडियो और ऑडियो टू वे चलता है। टू वे मतलब सामने वाला भी बोल रहा है और दिखाई दे रहा है, और हम भी बोल रहे हैं, हम भी उसको दिखाई दे रहा है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि 4-5 लोग एक साथ वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, होता है, कॉन्फ्रेंस कॉलिंग बोलते हैं जिसे। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब ही क्या होता है? देखो, कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब क्या होता है? एक से अधिक लोग, है ना? मतलब दो भी हो सकते हैं और दो से ज्यादा भी। तो वीडियो में भी तो हो सकते हैं ना? तो ऐसे ही यहाँ देखो, पॉइंट टू पॉइंट मतलब होता है एक जन सामने है और एक जन इधर है, तो दो जन अगर बात कर रहे हैं आपस में एक दूसरे से, उसे बोलते हैं पॉइंट टू
पॉइंट। और यहाँ पे अगर देखें तो देखिए माखनलाल चतुर्वेदी है, वो सेंटर लेवल पे बैठा है और सारे संस्थान जितने भी है इंस्टीट्यूट वो आपस में सबको क्या कर रहे हैं, सबकी मीटिंग चल रही है, गूगल मीट या जूम मीटिंग जिसके माध्यम से, तो उसे क्या बोलेंगे, मल्टी पॉइंट। और ये क्या हो गया, पॉइंट टू पॉइंट। समझ गए? चलो ईमेल हम अलग से करके देखेंगे, अभी मैं क्या बताऊं, HTML शुरू करते हैं। ठीक है, तो HTML के लिए कुछ बेसिक चीजें मैंने बताया था कल भी। HTML पढ़ने के लिए हमको क्या क्या चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। पहली चीज़ तो हमको टेक्स्ट एडिटर की जानकारी होना चाहिए। किसकी जानकारी होना चाहिए? दूसरी चीज़ हमको जानकारी होना चाहिए वेब ब्राउज़र होता क्या है। ठीक है, अभी देखे अपन ने, वेब ब्राउज़र वेब पेज को या वेबसाइट को डिस्प्ले कराने का काम करता है। टेक्स्ट एडिटर टेक्स्ट को एडिट करने का काम करेगा। ले देखा बात हो रही कि HTML का जो कोड है उसको लिखने का काम कौन करेगा? टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, तो टेक्स्ट एडिटर हम समझ गए। और टेक्स्ट एडिटर क्या क्या हो सकते हैं बताएगा कोई? नोटपैड होता है, इसी के बाद में इसका प्लस प्लस यानी कि इसका अपग्रेडेड वर्जन भी होता है, और बहुत सारे आ सकते हैं, तो वो हम एक एक करके देख लेंगे। अभी हम सिर्फ नोटपैड में काम करेंगे। वेब ब्राउजर कौन कौन से हो सकते हैं बताओ जरा? क्रोम हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट एज हो सकता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है, फायरफॉक्स हो सकता है, ओपेरा मिनी, बहुत सारे हो सकते हैं। अभी हम क्रोम की बस बात कर ले रहे हैं। उसके बाद तीसरी चीज किसकी बात होना चाहिए? HTML की, मतलब हमको HTML टैग के बारे में जानकारी होना चाहिए। अब देखो यहाँ मान लो आपको इसको सेलेक्ट करे आपने और इसको बोल्ड कर दिए, नॉर्मल काम हुआ कि नहीं? HTML में इसके लिए भी क्या होता है? टैग। इटैलिक करते हैं आप, इटैलिक के लिए भी वहां पे क्या होगा? टैग। अंडरलाइन करें, इसके लिए भी टैग। सुपर स्क्रिप्ट होता है, सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है पता है? देखो 2 लिखे और 2 को अपन ने ऐसे सेलेक्ट करके क्या कर दिए ऊपर, तो इसका मतलब क्या है? इसके लिए भी टैग। हर चीज जितनी भी यहाँ फॉर्मेटिंग की जा रही है, जो भी हम काम कर रहे हैं, सबके लिए क्या है? वहां पे टैग है। जैसे आप देखो, जैसे उदाहरण के तौर पे देखो यहाँ पे 1 2 3 आ गए कि नहीं ऑटोमेटिक? ये क्या है? बुलेट्स और नंबरिंग, यानी कि या तो बुलेट्स है या तो नंबरिंग है, इसके लिए भी टैग है। आप नॉर्मली क्या करते हो? टेबल बनाते हैं कि नहीं? ये देखो MS वर्ड में क्या बनाते हो? टेबल। टेबल बनाने के लिए भी HTML में क्या मिलेगा? टैग। इसका मतलब हमको कोई भी काम करना है वेब पेज में, उसके लिए क्या मिलेगा आपको? टैग मिलेगा। तो टैग समझ गए? अभी हम एक एक करके सभी टैग के बारे में क्या करते हैं? पढ़ते हैं ना। मैं और बता देता हूँ वेबसाइट दिखा के कि क्या होता है। चलो हम करते हैं नोटपैड शुरू। तो सबसे पहली स्टेप क्या होती है? मतलब हमको पहली स्टेप में देखना पड़ेगा स्टार्ट नोटपैड। नोटपैड मतलब टेक्स्ट एडिटर, यही होगा ना सबसे पहली चीज। नोटपैड को स्टार्ट करने की स्टेप्स पता होनी चाहिए। कैसे करेंगे? स्टार्ट, यहाँ लिखे अपन ने नॉर्मली नोटपैड, यही काम होता है सर्च करके क्लिक करें, ये आ गया नोटपैड हमारा। अब इतनी बड़ी स्क्रीन है तो पहले ही हम क्या कर लो, इसको छोटे में मतलब आधे में कर लो, और आधे में क्या कर लेंगे अपन? ब्राउजर। तो अभी सबसे पहली चीज होती क्या क्या होती है? HTML। मतलब हमको जब भी कोई वेब पेज को लिखना होता है या कोड उसका लिखना होता है, सबसे पहला टैग कौन सा आता है? HTML। और आपको पता है जब भी हम कोई टैग लिखते हैं तो वो होता है जोड़े से, जोड़े से मतलब पेयर में। और पेयर में लाना कैसे लाता है? इसको बोलते हैं स्टार्ट टैग और इसको बोलते हैं एंड टैग, यानी कि ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। क्लोजिंग टैग को सिर्फ स्लैश से आपको बंद करना होता है, मतलब ये चिन्ह इससे इंडिकेट हो जाता है कि ये टैग का काम खत्म हो चुका है। दूसरा टैग क्या होता है? हेड टैग होता है। ये देखो हेड मतलब होता है हेडर। जैसे वेब पेज आप खोलोगे तो उसमें हेडिंग में जो टाइटल आता है कि नहीं, टाइटल आएगा कि भाई कौन सा वेब पेज खोले, तो उसके लिए कौन बताता है? हेड। तो हेड को भी बंद करोगे कि नहीं? करेंगे। अच्छा मैं शुरू में ही बंद क्यों कर दे रहा हूँ? जैसे मैंने HTML ओपन किया, हालांकि वो सबसे लास्ट का, वो भी फिर भी बंद कर दिया। इससे क्या हो रहा? दिमाग में टेंशन नहीं रहेगी, बंद करना है रहेगा। तो देखो HTML शुरू है तो बंद भी है, हेड शुरू है तो बंद भी है, मतलब दोबारा बंद करने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा नहीं। तो इसलिए आप कभी भी आदत डालना है कि जैसे हमने जो बनाए हैं, जो भी टैग लिखे हैं, वो बंद हो जाए तुरंत। ठीक है, तो हमने क्या करे यहाँ पे फिर से बंद कर दिए। ठीक है, अब यहाँ देखो टाइटल देना पड़ेगा कि नहीं? हमने दे दिए फर्स्ट वेब पेज। क्या दे दिए? अब देखो टाइटल का काम खत्म हुआ कि नहीं बताओ मुझे? टाइटल मतलब होता है टाइटल देना, यही होता है। तो टाइटल यहाँ से शुरू हुआ था और यहाँ खत्म हो गया। अगर हम बंद नहीं करते हैं तो आपके वेब पेज को रन होने में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, अब एक बात बताओ, टाइटल खत्म हो गया, इसका मतलब है टाइटल किसके सुपुर्द था? हेड के। तो हेड का काम ऑलरेडी क्या हो गया? खत्म। अब दूसरा जो नेक्स्ट टैग है मैंने बताया था क्या शुरू होता है? बॉडी। और बॉडी मतलब होता है वेब पेज के बीच में जितने भी कंटेंट्स होते हैं वो सारी चीजें कहाँ आ जाती है? बॉडी में। तो बॉडी हम समझ रहे हैं कि देखिए जो भी हम लिख रहे हैं वो कहाँ पे आएगा? बॉडी में। इसका मतलब हम ऐसा समझ सकते हैं कि MS वर्ड में डॉक्यूमेंट जो लिखा है ये क्या है? टाइटल।
और टाइटल किसके अंतर्गत है, हेडर के अंतर्गत, और बीच में जितनी भी चीजें आ रही है वो किसके सुपुर्द है, बॉडी। तो बॉडी में हम जो भी लिखेंगे वो सारी चीजें ऐसे ही शो होगी, यहाँ पे वेब पेज में होगी ना। चलो यहाँ पे हम क्या करते हैं, नॉर्मल लिख देते हैं, दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज, ऐसा लिख सकते हैं। चलो हमने इतना लिख दिए और थोड़ा सा ऐसा गैप दे देते हैं। अच्छा, इनको बोलते हैं कंटेनर टैग, इन सबको क्या बोलते हैं, कंटेनर टैग। या फिर आपको एग्जाम ऐसा बोला जाएगा कि HTML के स्ट्रक्चर को समझाइए। HTML के स्ट्रक्चर मतलब बेसिक स्ट्रक्चर यही है ना। देखो स्ट्रक्चर, अब देखो हम, भगवान ने हमको बनाकर भेजा तो बेसिक स्ट्रक्चर बना के भेज देता है, बाकी हम जिंदगी भर सीखते रहते हैं। सीखते कि नहीं, कि पहले सीखे सिखाया जाते नहीं, तथास्तु नहीं रहता पहले। तो हम एक एक करके जो सीखेंगे वो आएगा बॉडी के अंदर। मतलब आपको बोल्ड करना है, टैलिक करना है, टेबल बनाना, लिस्ट बनाना, सारी चीजें कहाँ जाएगी, बॉडी के अंदर। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं बॉडी में आप जितनी चीजें लिखोगे वो धीरे धीरे आप अपग्रेड कर सकते हैं। पर आप लिखने से पहले ये सारी चीजें आपको रहना चाहिए नहीं पता, यानी इसका मतलब बॉडी शुरू होकर बॉडी एंड हो जाए, बीच में आप लिखो चाहे मत लिखो, वो आपकी मर्जी भाई। आपको जो जरूरत है वो आप लिख दो, नहीं है जरूरत तो मत लिखो, यही काम होगा ना। चलो हम क्या करते हैं, इसको सेव, यही करते हैं ना। और सेव करने के लिए मैंने बताया था एक फोल्डर बनाना आपको, ठीक है। फोल्डर में बना लेता हूँ, यहाँ पे एक अलग बना लेते हैं हम। आप अपने कंप्यूटर में एक फोल्डर जरूर बनाना, वेब पेज फर्स्ट कर दो, ठीक। इसको डबल एंटर करके ओपन कर लिए। अब आप क्या दोगे, नाम फर्स्ट। अब बताओ मुझे, सिर्फ फर्स्ट लिखने का काम चल जाएगा और कुछ करेंगे, डॉट के साथ हम क्या लगाएंगे, HTML। अगर ये नहीं लगाएंगे तो वो वेब पेज बनेगा क्या, नहीं। तो ये इतना काम हमको करना है, और क्या करना है, सेव। अभी पूरी स्टेप पता चल गई कि आपको क्या क्या करना है, ठीक। अब इसको रन करना है, तो रन करने के लिए सबको क्या करो, मिनिमाइज कर दो। और हमने वेब पेज नाम का एक फोल्डर डेस्कटॉप पे बनाए, डबल क्लिक करो इसे, और ये दिख रहा है आपको, देखो फर्स्ट। इसको नॉर्मल आप राइट क्लिक करके ओपन कर सकते हो, देखो ओपन विथ से जो जो आपके पास में ब्राउजर है सबकी लिस्ट देखेगी। जैसे गूगल क्रोम में कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट एज में कर सकते हो, या फिर कोई अन्य जो चीज है उसमें। तो हम किस में कर लेते हैं, क्रोम में। इस प्रकार से देखो आ गया, दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज। ये हमने लिखे थे कहाँ, बॉडी में लिखे थे, कहाँ लिखे थे। और ये जो फर्स्ट वेब पेज है कहाँ लिखे, ये टाइटल के अंतर्गत, मतलब हेडर के अंतर्गत, ठीक है। तो अब इसको हम कर लेते हैं छोटा। छोटा क्यों कर रहा है, इतना छोटा कर लो, और इसको कर लेते हैं किनारे में। ये क्यों कर रहा है बताओ जरा मुझे, ताकि हमारे पास में ये भी दिखे और ये भी दिखे, साथ साथ में हम क्या करते जाएं, इसमें काम करते जाएं, और फाइल के साथ में सेव करें, और यहाँ जाकर इसको रिफ्रेश करें, ये काम करते जाएंगे। तो अभी हम सबसे पहले पढ़ते हैं हेडिंग टैग को। किसको पढ़ते हैं, हेडिंग टैग। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हेडिंग टैग को भी दर्शाने के लिए हम क्या लिख देते हैं, H1 में ही दिस इज हेडिंग टैग, और H1 को क्या कर देंगे, बंद। थोड़ा सा फॉन्ट छोटा कर दूं इनका, देखो कंट्रोल के साथ भी छोटा हो जाता है, ये देखो। अब देखो यहाँ हेडिंग टैग हमने लिखे। अब हेडिंग टैग 6 होते हैं, कितने होते हैं, 6। जैसे H1 है, H2 है, H3 है, H4, H5, H6। तो हम क्या कर देते हैं, H1 लिखते हैं, H1 में क्या लिख देते हैं, हेडिंग 1, और यहाँ के लिख देते हैं H1 को क्लोज। उसके बाद क्या आएगा, हेडिंग 2, मतलब इसको हम ऐसे, मैं अभी पेस्ट कर देता हूँ, आप पेस्ट नहीं करना, ठीक है। ये हो गए कितने, 6। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, H1 की जगह H2, H3, H4, H5 और H6। एक बात बताओ, इधर H1 ओपन किए हैं, तो इधर भी तो H1 मतलब एक प्रकार से जो, हाँ जो ओपन किए हैं वही यहाँ पे क्या होगा, और नहीं तो क्या होगा, दिक्कत होगी। तो इसलिए क्या कर दो, 2, 3, 4, यहाँ कर दिए हमने 5, और यहाँ कर दिए 6, और यहाँ पे भी लिख देते हैं, अच्छा नहीं लगेगा नहीं तो, है ना। 2, 3, 4, यहाँ लिख दिए 5, और यहाँ लिख दिए 6। अब इसको एडिट कर दी हमने बॉडी को। अब क्या करेंगे, हर बार एडिट करने के बाद क्या करते हैं, सेव, फाइल में जाएंगे और सेव। अब ब्राउजर हमारा ऑलरेडी ओपन हुआ है वो वाला, तो हम क्या करेंगे, रिफ्रेश की, फिर फाइल ओपन करेंगे, फिर से सिर्फ रिफ्रेश करोगे। अब बताओ मुझे हेडिंग ने काम करी कि नहीं, कर ली। तो पहला टैग हमारा कौन सा हुआ, दिस इज हेडिंग टैग, यानी कि हेडिंग टैग में ओनली कितनी हेडिंग आती है, 6 हेडिंग। कितनी आती है, 6। और कैसे दर्शाते हैं उनको, H1 से लेकर H6 तक जो हेडिंग ओपन हुए हैं उसी को हम क्लोज करेंगे। और बीच में हम कुछ भी टैग मतलब टेक्स्ट कुछ भी लिख सकते हैं, टेक्स्ट कुछ भी मतलब SITC लिख दो, या फिर जो भी आपको लिखना वो आपकी मर्जी है ना। ऐसा नहीं है कि आप वही हेडिंग बने लिखोगे। तो बस आप बताओ मुझे हेडिंग वन का कहाँ उपयोग होगा, जैसे MS वर्ड में, चलो
एमएस वर्ड में चलो तो इसको हम क्या बनाएंगे, हेडिंग 1, ठीक है, इसको बना देंगे हेडिंग 2, ऐसे करते हैं ना। देखो यहाँ हेडिंग 2 है, फिर हेडिंग 2 कर दिए, हेडिंग 2 के बाद हेडिंग 3 भी आ जाएगा। तो हम इस प्रकार से यहाँ पे क्या करते हैं, लेबल तैयार करते हैं। भाई सबसे मेन हेडिंग को हमने बना दी मेन हेडिंग, उसके बाद सेकंड हेडिंग बना दिए, साइड हेडिंग बना सकते हैं, सब हेडिंग बना सकते हैं। उन सबके लिए हमारे पास में अवेलेबल क्या है, H1 से लेकर H6 तक। ये सब कहाँ उपयोग होते हैं, वेब पेज में, ठीक है। तो इसलिए इनको क्या बोलेंगे अपन, टैग, यानी कि कहाँ उपयोग करें हमने, बॉडी के अंदर। समझ में आया कि नहीं, आ गया। और बताओ, चलो इसको अब पहले वाला जितना भी वो रिवीजन मार लेना और इसको अच्छे से करके देख लो एक बार, और अपने अनुसार कुछ टेक्स्ट बनाकर और हेडिंग बनाकर देखते रहना।